सर आपका माइक म्यूट है। ओके बेटा, गुड आफ्टरनून। सो वेक्टर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया था बेटा। तो अगर आपको वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, बट बिफोर स्टार्टिंग विद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन मल्टीप्लिकेशन पार्ट where you have to find a normal vector to given vector, कुछ ऐसे क्वेश्चन कल जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड थी कुछ। ओके, क्लियर है वो वाले पार्ट हो गए क्वेश्चन। ओके, सो बेटा अभी नेक्स्ट आज हम करेंगे बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लॉज पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्सक्यूज मी सर, सर आज सर मैथ की क्लास है नहीं आज? है बेटा, आज फिजिक्स नहीं, आज फिजिक्स और मैथ की क्लास है, सेकंड क्लास लगेगी मैथ की। कल केमिस्ट्री और मैथ की, थोड़ा सा बेटा ये चेंज आई वीक में कि कल वाली फिजिक्स की क्लास आज शिफ्ट करवा दी है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। ओके सर। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो बेटा इसमें देखिए हम लोग वेक्टर्स को सिंपली नॉर्मली जैसे स्केलर्स में क्या होता था 3 + 7 आप 10 लिख देते थे। ओके, लेकिन वेक्टर्स में ऐसा नहीं होगा कि 3 + 7 10 होगा। वेक्टर्स में 10 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, तो अब वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो बेटा सबसे पहले ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना होगा आपको। इसमें क्या है, अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है बेटा, जैसे ए वेक्टर है एंड सेकंड वेक्टर इज बी वेक्टर, देयर आर 2 वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। बेटा पहले वेक्टर की जो हेड है, पहले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ है बेटा वो, ठीक है। ये आपके बी वेक्टर की क्या है बेटा, टेल है, और ये आपका ए वेक्टर का क्या है, हेड है। तो जब इस तरह से वेक्टर्स होगा, प्लीज बेटा जल्दी से मॉड्यूल लो और जाओ। तो बेटा हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन्हें आपने ऐड करना है। ये यहाँ पे मैं ये सिर्फ ग्राफिकली दिखा रहा हूँ कि कैसे ऐड करोगे आप लोग, इससे समझोगे तो आगे सॉल्व कर पाओगे आप लोग। तो बेटा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ट्रायंगल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए 2 वेक्टर्स होने चाहिए पहले, और एक का हेड दूसरे की टेल के साथ मैच करना चाहिए। तो ये ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का सम जो होगा दैट विल बी द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी बेटा, देखो एक साइड हो गई है, ये दूसरी साइड होगी, तो तीसरी जो क्लोजिंग साइड होगी वो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ऑपोजिट। अगर मैं कंटिन्यूटी में बनाता बेटा, देखो ये से इसकी टेल स्टार्ट होकर इधर आना चाहिए था, लेकिन ये क्या बनाना है आपने, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो दिस इज योर आर वेक्टर, आर वेक्टर मींस रिजल्टेंट वेक्टर व्हिच मींस ए प्लस बी वेक्टर।
तो ये इसकी लेंथ जो होगी बेटा वो हमें a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता देगी, और यहाँ से आप एंगल वगैरह निकाल सकते हो। बट इसे तो फिर हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना होगा कि नहीं करना होगा बेटा, ग्राफिकली बनाना होगा कॉपी के ऊपर, प्रॉपर्ली मैग्नीट्यूड वाइज बनाना होगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वो ग्राफिकली। आई थिंक मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी आगे जाके पढ़ा था। आज ना आपकी सेकंड क्लास होगी 4:30 से 5:30, और हाँ जी वो आप बबीता मैम से एक बार कंफर्म कर लेना ये चीज में, थोड़ा सा चेंज है मतलब इसमें, तो बबीता मैम आपको बता देंगे। नहीं इसकी कल एक्चुअली ना कल फिजिक्स की होती है, तो उसको शिफ्ट करवा के आज करवाया मैंने, थोड़ा सा मुझे कल काम है। कल आपकी वो आपकी इच्छा, पहली रखना चाहते हो कि सेकंड रखना चाहते हो, वो बबीता मैम को जैसे मर्जी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी a प्लस बी वेक्टर। ओके, सो अभी बेटा ये ग्राफिकली होगा, और मैंने काफी आगे जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक पार्ट था जहां पे हम लोग ऐसे ग्राफिकली सॉल्व करते थे वहां पे, बट नॉर्मली आपकी +1 +2 में ऐसे कुछ नहीं होता, ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमें इसका एनालिटिकल रिजल्ट भी निकालना होगा, तो जो मैं बाद में निकाल के दिखाता हूँ आपको। इसी में एक और लॉ होता है बेटा, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम वगैरह बनेगा, जैसे ट्रायंगल लॉ था, यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ है। अब पैरेललोग्राम लॉ कब बनेगा सर? इसमें आपने ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब देखो बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर है a प्लस बी, इसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ये लेंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन देखिए बेटा, अगर हम पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करने की कोशिश करते तो तीसरा वेक्टर ऐसे बनाते ना, तो वो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिख देते कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब है कि इसका एरो इस तरफ आएगा, मतलब रिजल्टेंट का बी वेक्टर के साथ हेड हेड दोनों मैच कर रहे हैं। अदरवाइज क्या हो रहा था, देखिए बेटा टेल और हेड मैच कर रहे थे और बी के, और रिजल्टेंट का हेड हेड मैच करेगा, इसके साथ टेल टेल करेगा, तो एक वेक्टर के साथ टेल टेल है, एक के साथ हेड हेड है, तो बी इसीलिए ऑपोजिट डायरेक्शन बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बेटा पैरेललोग्राम लॉ। ये पैरेललोग्राम लॉ कब लगेगा, जब जैसे ये दो वेक्टर्स है आपके पास बेटा, एक ए वेक्टर है और ये है आपके पास बी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स की बेटा टेल्स मैच कर रही है, दोनों वेक्टर्स की टेल्स ज्वाइन हो रही है, इस जगह पे ट्रायंगल लॉ तो नहीं लग सकता, क्योंकि ट्रायंगल लॉ के लिए हेड और टेल मैच करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे लगेगा पैरेललोग्राम लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ इज नो नथिंग डिफरेंट फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। अब वेक्टर्स जो होते हैं बेटा, इनको आप स्पेस में कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वेक्टर्स को क्या है आप पैरेलली स्पेस में शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा अगर बी वेक्टर ये है, अगर मैं यहाँ पे इतनी लेंथ का एक और एरो ड्रॉ कर दूं, तो ये बी है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन भी मैंने मेंटेन रखी है, क्योंकि इसके पैरेलल शिफ्ट किया है, प्लस लेंथ भी मेंटेन रखी है, तो वेक्टर्स को आप पैरेलली विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ एरो हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। सेम भी अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो ये हो गया। अभी देखिए बेटा ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है। ओके, अब देखो बेटा इसको और इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे इन दोनों की तरह सिचुएशन बन रही है कि नहीं बन रही, इसका हेड जो है इसकी टेल के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बेटा, तो इन दोनों को सिर्फ देखा जाए तो ये जो होगा बेटा, ये इनका क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन वन ऑफ द डायगोनल विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्टेंट। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना था बच्चे, डायगोनल तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये डायगोनल मैच करवा दोगे वो गलत हो जाएगा, तो कौन सा डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक बार आप ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करके देखोगे बेटा। बिल्कुल क्लियर है, तो ये भी बना तो ट्रायंगल लॉ ये बेटा एक तरह से, फाइनली तो हमने ट्रायंगल, यहाँ पे पैरेललोग्राम क्यों बन गया, क्योंकि इनिशियली वेक्टर्स है इस तरह से बेटा। ओके, आप ऐसे भी सोच सकते हैं यार छोड़ो मैं पैरेललोग्राम नहीं बनाता, इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करके रख दूं तो ट्रायंगल लॉ बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, बस ऐसी दो लॉज बने हुए हैं वो एक ही चीज है ये बेटा। ओके, दोनों में दो दो वेक्टर्स है, ए एंड बी हम ऐड कर रहे हैं सिंपली। ओके, बट कई बार स्पेसिफिकली क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे पूछ लेते हैं, तो आपको इसलिए क्लियर करना जरूरी रहता है। थर्ड जो है बेटा यहाँ पे दैट इज पॉलीगन लॉ, थर्ड इज पॉलीगन लॉ। अभी पॉलीगन लॉ में देखो बेटा, अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं जिन्हें आपने ऐड करना है, यहाँ पे दो थे, अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 कुछ इस तरह से,
तो सबसे पहले हमें इन वेक्टर्स को बेटा एक पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बनाने की कोशिश करनी होगी। यहां से स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये वेक्टर आ गया, फिर ये वेक्टर आ गया, फिर ये वेक्टर आ गया, यहां से ये इस तरफ चला गया है, ये इस तरफ चला गया है, कंटिन्यूटी में है सारे वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, ए बी सी डी। मतलब आपने क्या किया, इन वेक्टर्स को अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से। तो अब जो ये लास्ट साइड यहाँ पे बहुत छोटा दिख रहा है, चलो थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूं। तो जो ये लास्ट साइड बनी है बेटा, ये रह गई है, तो ये क्या बताएगी, इन सब का रिजल्टेंट। और यहाँ पे भी डायरेक्शन कौन सी रखनी है बेटा, ऑपोजिट बना देंगे कि नहीं बना देंगे, क्लियर है। ये भी बना ट्रायंगल लॉ है बेटा। जैसे देखो ए और बी का एडिशन क्या होगा, ये वाली साइड होगी कि नहीं होगी, ए और बी का, इसका और सी को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा। तो इस तरह से आगे चलते जाओगे, आपका पूरा हो जाएगा। जैसे मैं सिंपल वे में ये बता देता हूं आपको, तीन वेक्टर्स ले लेते हैं बेटा, ए वेक्टर, देन इट्स बी वेक्टर, देन इट्स सी वेक्टर, और वी हैव टू फाइंड आउट देयर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर है हमारे पास, हमें इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो देखो पहले ए एंड बी को ऐड कर लेते हैं। ए एंड बी को ऐड किया तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये वेक्टर बन गया बेटा। अब इसको इस सी के साथ ऐड किया तो ए प्लस बी प्लस सी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना, ये वाली लाइन क्या बन जाएगी, ए प्लस बी, सी के साथ ऐड करोगे तो ए प्लस सी, यहां से बन जाएगा कुछ, फिर ऐसे डी एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग साइड जो पॉलीगन की हो जाएगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ओके बेटा, तो ये सिंपल है, ये अपने आप नहीं ज्वाइन किया बेटा, फिर जीरो हो जाएगा, पहले ज्वाइन हो गया तो, जितना अभी वही करने वाला था। लेट्स से बेटा हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन ये यहीं पे ही बता देता हूँ। लेट्स से हमारे पास n, यहाँ पे ऐसे नोट बना के भी आप लिख सकते हो एक चीज कि इफ देयर आर n वेक्टर्स, if there are n vectors, okay, that form closed polygon, जो कि क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हैं, then their resultant is zero। जैसे अभी बच्चे ने पूछा है कि अगर सिर्फ पहले ही मैच कर जाए एक दूसरे से तो वो उनका जीरो हो जाएगा। ओके, देखो कैसे बेटा, ये इधर वाला नोट कर लिया है आप सबने, एक बार लिख लो बेटा, इसे लिख लो, इसके बाद इसको मैं और एलैबोरेट कर देता हूँ पॉइंट। हाँ बेटा, जितने मर्जी वेक्टर्स है, इस पॉइंट पे एक बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर सकती है, जितनी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे हमें सभी को कंसीडर करना पड़ेगा। वी कांट से कि देयर आर ओनली टू फोर्सेस। डेफिनेशन तो लिख लोगे बेटा इनकी, ट्रायंगल लॉ की, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह की।
नहीं नहीं बेटा, ये ए है तो ये भी ए ही होगा, पैरेलली शिफ्ट ऊपर हुआ ना, दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर बेटा। ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल भी एक तरह का पॉलीगन ही है, 3 साइडेड पॉलीगन है ट्रायंगल भी, तो वहां पे n साइडेड पॉलीगन बन गया एक तरह से जब n वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो क्या है, पहले हम लोग किसी भी 2 वेक्टर्स को ले लेंगे, इनका ऐड किया, तीसरे के साथ ऐड कर दिया, फिर इन तीनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, ऐसे सो ऑन, एंड फाइनली जो लास्ट क्लोजिंग साइड रह जाएगी वो आपको रिजल्टेंट दे देगी। जैसे यहाँ पे मैंने इजी करके थोड़ा सा समझा हुआ आपको। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जितने मर्जी वेक्टर्स हो आपने लास्ट साइड क्लोजिंग साइड कर देना है। ओके, अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा, इफ देयर आर n वेक्टर्स दैट फॉर्म क्लोज पॉलीगन, तो मैं 4 की एग्जांपल लेके समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा हमारे पास क्या है, 4 पॉलीगन्स है, ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड लेट्स से दिस इज डी। तो ये क्या बना रहे बेटा, क्लोज पॉलीगन बना रहे कि नहीं बना रहे? तो यहाँ पे अगर मुझसे पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 है बेटा? लास्ट क्लोजिंग साइड की लेंथ क्या है, 0 है, तो नल वेक्टर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा हमारा? ओके, डायरेक्शन कोई भी आर्बिट्ररी हो सकती है जब नल वेक्टर बन गया हमारा। ओके, तो क्यों बनाए, देखो बेटा ये a है, ये b है, तो a प्लस बी वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला होगा कि नहीं होगा? दिस इज a प्लस बी वेक्टर, सो a b प्लस c, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे ये वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? तो अब देखिए a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक मेथड ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ये ऊपर को है ये नीचे का, दोनों वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स है, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेंथ दोनों की एक बराबर है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके बेस पे एक तो क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में पक्का मिलेगा, कल ही वैसे वो पूछ रहा था बच्चा। माइनस जी वेक्टर क्यों लिखा है, यहां से डायग्राम से देखो बेटा, दिस लाइन, दिस एरो इज a प्लस बी प्लस सी, क्या आ जाएगा बेटा, लास्ट क्लोजिंग साइड बन जाएगी। अगर डी ना होता यहाँ पे तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बेटा, ये वाली साइड होता ही नहीं था, तो वो डी के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखा जा सकता है, माइनस डी। ओके, तो माइनस डी को आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो प्लस डी, ऐसे सोचना या ऐसे सीधा सोच लो, ये वाली चीज मैंने सीधा यहां से लिख दी है बेटा, और इसको मैंने डायग्राम से समझाने की कोशिश की आपको। क्लियर है? तो आपको क्लियर हो रहा है कि अगर नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे 4 लिए थे मैंने बेटा, अगर यहाँ पे n होते, 6 होते, 7 होते, 8 होते, जितने मर्जी हो, इफ दे फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन दैट मीन उनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। आंखें बंद करके आपने 0 लगा देना है इसको। ओके, तो दिस इज क्लियर बेटा, लिख लो इसको भी। एक बार एडिशन आ गई बेटा, सब्ट्रैक्शन भी इजी है, a प्लस बी होता है तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, a प्लस ऑफ माइनस बी हो जाएगा।
लिखिए बेटा। अच्छा बेटा, ये तो मतलब ग्राफिकली हो गया कि हम ऐसे देख सकते हैं चीज को, बट एनालिटिकली कैसे रिजल्ट निकालेंगे? सो ये क्वेश्चन बेटा, जैसे आपका जो आप 11th का सब्जेक्टिव पेपर देते हो उसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ये हमारे बहुत सारे रिजल्ट लगेंगे ये, ठीक है। सो क्या है, हम लोग ट्रायंगल लॉ को ही ड्राइव कर रहे हैं बेटा, जो ट्रायंगल लॉ किया था ना इसको ही ड्राइव कर रहे हैं एनालिटिकली, ठीक है बेटा। एनालिटिकल ट्रीटमेंट लिख सकते हो आप यहाँ पे। अगर आपने कोई पूछ ले प्रूव ट्रायंगल लॉ तो वो भी सब कुछ सेम ही है, ओके। तो जैसे हमारे पास ट्रायंगल लॉ में क्या था बेटा, दो वेक्टर्स थी, ए वेक्टर, सेकंड इज बी वेक्टर, और रिजल्टेंट क्या था बेटा, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। क्योंकि अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो मुझे बेटा ये लेंथ चाहिए और ये एंगल चाहिए, फिर ये एंगल चाहिए, ओके। तो अब कैसे मैथमेटिकली कैसे करेंगे इस चीज को? तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा, और ट्रायंगल में जब तक राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो पाइथागोरस और ट्रिग्नो लगा नहीं सकते। और ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस और ट्रिग्नो के अलावा कुछ पढ़ा है क्या? बेसिक्स में यही होता है ट्रायंगल के, है ना, या तो हम लोग ट्रिग्नो करते हैं जाके पाइथागोरस करो। तो अगर नहीं बन रहा है तो क्या हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें? तो किसी वे से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस एक्सटेंडर लाइन के ऊपर, नाम लिख लो बेटा इसका ए बी सी, इसे ओ रख देते हैं, तो ये 90 डिग्री होगा कितने बेटा? तो सबसे पहले दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हमारे। अब कुछ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग बेटा, ओके। सबसे पहले देखो बेटा, जो बी सी है, बी सी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है कि नहीं है बेटा? बीसी लेंथ जो है बेटा वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, क्योंकि एरो का लेंथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ए बी का मतलब क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है कि नहीं है बेटा? ऐसी एसी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, ओके। और इसे आर भी लिख देते हैं हम लोग। सो दोनों वेक्टर्स के बीच में हमेशा आपको एंगल थीटा गिवन होता है, आपको एंगल्स गिवन होंगे वेक्टर्स के बीच में, ओके। यहाँ पे थीटा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए एंड बी वेक्टर में हमें क्या दे रखा है बेटा, एंगल दे रखा है। अब यहां पे देखो बेटा थीटा, मैंने ये वाला थीटा क्यों नहीं लिया, ये बाहर वाला थीटा क्यों लिया है? क्योंकि जब हम छोटी क्लास में बनाते थे थीटा, थीटा किसे बोलते थे बेटा, ये इनिशियल साइड होती थी बेटा, है ना, ये टर्मिनल साइड होती थी, यही थीटा बनता था आपका। यहां पे भी ध्यान से, ये वाला थीटा तो नहीं बन सकता बेटा, इसे तो नहीं थीटा बोल सकते ए एंड बी के बीच में, ये वाला एंगल ही ए एंड बी के बीच में, क्योंकि ए को अगर आप यहाँ पे लेके शिफ्ट करोगे तो वो चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बेटा? बहुत बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार थीटा अंदर वाला होना चाहिए, क्योंकि थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में ये एंगल थीटा होता है। ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है, डायरेक्शंस देखो ध्यान से, तो थीटा कौन सा होगा, ये वाला होगा बेटा, ओके। नेक्स्ट, अब देखो बेटा दो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, पहले हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल बीसीओ। बीसीओ ट्रायंगल में देखो बेटा, सीओ को क्या लिख सकते हो, सीओ को बी साइन थीटा लिख सकते हैं, बहुत बार लिख चुके हैं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ बेटा, थीटा आपको गिवन है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा गिवन है। तो ये वाला एंगल क्यों थीटा है, क्योंकि देखो बेटा अगर मैं इसे यहां पे शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला एंगल ही बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है? तो इसीलिए हमने इसे थीटा माना है, इसे नहीं थीटा मानते बेटा, ओके। ये बेसिक्स है आपके, जब आपको प्लेन एंगल समझाया जाता है वहां पे, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो बेटा सीओ क्या है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा लिख सकते हैं। और बीओ क्या है आपका बेटा, बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है, हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज मींस बीसी, ओके। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल एसीओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दे,
मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे AC ही फाइंड आउट करना है। दैट विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर एट बेस स्क्वायर। ओके, मुझे यही तो फाइंड आउट करना है, AC ही तो फाइंड आउट करना है, मुझे A प्लस B का मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड आउट करना है। तो यहां से R स्क्वायर विल बी इक्वल टू OA। तो बेटा OA को क्या लिख सकते हैं, AB और BO लिख सकते हैं। ओके, सो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, A प्लस B cos थीटा लिख सकते हो। दिस इज A, दिस इज B cos थीटा, प्लस OC को क्या लिख सकते हैं बेटा, B। इसके बाद बस ओपन करना बेटा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे A प्लस B हो गया, तो A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इन दोनों में अगर आप B स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा बेटा, ब्रैकेट में रह जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है आपका 1 होता है बेटा। सो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो दो वेक्टर्स को ऐड करके जो मैग्नीट्यूड बना है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा। ओके, तो 3 प्लस 7 इज नॉट 10, यहाँ पे वो 10 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन एंगल थीटा। क्लियर है बेटा। और अगर मुझे यहाँ पे एंगल अल्फा निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है अल्फा, आप क्या बोलोगे कि जो रिजल्टेंट है लेट्स से दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द ए, सो अल्फा कितना होगा, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। सो tan अल्फा क्या होगा बेटा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा विल बी इक्वल टू व्हाट, CO अपॉन OA होगा कि नहीं होगा। तो CO को क्या लिख देंगे, B sin थीटा अपॉन क्या आ बेटा, A प्लस B cos थीटा। तो यहां से अल्फा आ जाएगा कितना बेटा, तो वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन बेटा हमें ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी के विद रिस्पेक्ट तो बतानी ही होती है, तो मैंने A के विद रिस्पेक्ट बता दिया कि इतने एंगल पे होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। इधर डायग्राम में भी दिख रहा है, इधर फॉर्मूलाज में भी दिख रहा है। अब आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा हो सकता है डायग्राम मेंशन हो और हो सकता है ऑप्शन में लिखा हो कि अल्फा किसके साथ निकाल के देना है आपने बेटा, तो जिसके साथ निकाला होगा अकॉर्डिंगली आप चेंज कर लोगे अपना। ओके, समझ जाइए बेटा बात, तो लिख लीजिए।
मैं इसलिए कर रहा था कि मैं पेपर निकलवा लूँ फिर प्रिंट आउट कितने कितने निकलाऊँ। मैं उनके पास पेपर रख दिए हैं बना के, 20 निकलवा लूँ। मैं निकलवा वहाँ पे मैं बोल जाता हूँ, जाते हुए आप कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, मैंने इसलिए काम किया कि आप क्लास में करेंगे। हाँ मैं समझ गया था। अरे मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूँ कितनी कॉपी। वो ब्लूटूथ से आवाज़ जब तक आप खुश नहीं होते। नहीं ये तो बेटा हम लोग वही है ना यार, मेरी बात सुनो, जो बच्चे थोड़ा बहुत पीछे रह के जब वो है उनको कवर करवाने के लिए, जब आप जैसे अगर आपको सेटिस्फाई हो, मतलब जैसे मैंने खुश बोला है आपको कि आपका वेक्टर रहता था, आप वेक्टर से खुश हो गए, उसके बाद का आपका किया हो तो आपको क्यों लगाने की जरूरत है। ये तो आपने डिसाइड करना है कि कितनी लगानी है। मैं तो बेटा यहाँ पे करवाता रहूंगा, जैसे इन बच्चों को तो मैंने करवाना है काइनेमेटिक्स वगैरह, क्योंकि इन्होंने सर से नहीं किया, तो मैं तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी करवाऊंगा आगे। वो आपने डिसाइड करना है कि आपको कितना। हाँ बेटा काइनेमेटिक्स बेटा अगर सारा करना है तो टाइम लगता है, अगर रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो हो जाए, बट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ पे हम लोग। क्लियर है बेटा, क्योंकि आपने मेन जो क्लास चल रही है उसमें सिलेबस कवर करना है। ओके, तो एक बार लास्ट में फिर से जब टाइम बचेगा तो दोबारा से ये वाले चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं आपके, या इनफैक्ट आप आधा पौना घंटा पर्सनल क्लास लेके भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत टॉपिक है तो डाउट्स रह जाएंगे अगर आपके। ये हो जाएगा बेटा, ये लिख लिया सबने। अब सुनो प्लीज, स्टॉप। यहाँ पे बेटा मैं कुछ यहाँ पे सीधा कुछ लिखवाना चाहता हूँ। देखो अगर स्पेशल केस में थीटा की वैल्यू 0 हो, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या बनेगा, देखो ये क्या बन जाएगा, आर का वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इधर बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रह जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, प्लस बी बन गया है। ये सिंपल है बेटा, देखो a वेक्टर और बी वेक्टर भी इसके साथ ही है, तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है जब, तो उनका मैग्नीट्यूड सिंपल ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा रिजल्टेंट, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि बेटा दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, tan अल्फा भी 0, तो अल्फा भी क्या हो गया 0। ओके बेटा, और ये डायग्राम से भी क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये स्पेशल केस है कि जब दो कोलिनियर वेक्टर्स हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली सम होगा, मतलब इस केस में 7 + 3 क्या होगा 10 होगा, इस केस में 7 + 3 क्या होगा 10 होगा बेटा। ओके, तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो बेटा, इफ थीटा इज 180 डिग्री, तो बताइए क्या होगा बेटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है था। तो थीटा 180 होते ही ये a माइनस बी हो गया, क्यों हुआ है देखो बेटा, अगर ये a वेक्टर है और ये है आपके पास b वेक्टर, तभी 180 डिग्री एंगल बनेगा, ऑपोजिट होंगे, तो बेटा इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, देखो अगर a बड़ा है तो रिजल्टेंट इस तरफ होगा कि नहीं होगा, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या देगा, a में से b माइनस कर देंगे, और डायरेक्शन डिपेंड करती है कि किस तरफ, अगर a बड़ा है बेटा तो डायरेक्शन a की तरफ होगी, अगर b बड़ा है तो b की तरफ होगी, ये तो सिंपल है। जैसे देखो बेटा, अगर मैं अपनी तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ इसके ऊपर, आप पीछे वाला इंसान 7 न्यूटन लगा रहा है, तो ये किस तरफ मूव करेगा,
मेरी तरफ मूव करेगा तो मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा 10 - 7 3 और 3 किस तरफ लगा है मेरी तरफ लगा है तो वहां से आपका अल्फा निकल आएगा। ठीक है बेटा। सो जैसे इस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, इस केस में अल्फा आपका 0 ही हो जाएगा बेटा। कहाँ पे 90 क्यों बनेगा, 0 लिखा है। अरे तो बेटा देख, फिर देख हम दोनों इधर आ गए, मैं 7 से खींच रहा हूँ, तू 3 न्यूटन से खींच रहा है, तो ये टोटल कितनी फोर्स से मूव करेगा 10 से। और किस तरफ मूव करेगा, हमारी तरफ या हमसे 90 पे, हमारी तरफ ही मूव करेगा, तो रिजल्टेंट इन दोनों के पैरेलली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है। तो ये स्पेशल केसेस मैंने लिखवा दिए हैं आपको, ये इस फॉर्मूला से भी सेम चीज बन रही है और मैंने बेटा ग्राफिकली भी दिखा दिया है चीज। तो जब थीटा 0 और 180 हो तो तब कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो सीधा लगा सकते हो। ओके, तब ट्रायंगल वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। किसमें 90 कहां से आ गया, 90 तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ इसमें कंप्लीट। अच्छा उसमें 90 पुट करे तो ऑब्वियसली बात है बेटा दोनों सिंपल हो जाएंगे, तो फिर तो सीधी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, अंदर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रह जाएगा। आप लोग तीसरा स्पेशल केस बना देते हैं, बच्चे ने डिमांड किया है तो खुश कर देते हैं इसे। थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अगर 90 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इतना सोच में क्या पड़ गए, प्लस 2ab cos 90 0 हो गया, सारा कुछ खत्म हो गया पिछले वाला। ठीक है, ये देख यार, ये a वेक्टर है और 90 का मतलब ये b वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसमें सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है कि नहीं लग सकती, तो लगा दिया मैंने बेटा सीधा पाइथागोरस थ्योरम। और ये अल्फा एंगल क्या होगा, tan अल्फा भी b बाई a होगा कि नहीं होगा, तो लिख दिया सीधा। आप इस फॉर्मूला में भी 90 पुट करके देख लो, यही बन रहा है। क्लियर है बेटा। ओके, अच्छा एक और स्पेशल केस करवा देते हैं अब, अगर थीटा 120 डिग्री हो, थीटा 120 डिग्री हो और a एंड b इक्वल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तेरा वो क्वेश्चन भी हो जाएगा इसमें। थीटा 120 है, a एंड b क्या है बेटा, इक्वल है, तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 कितना होता है बेटा, cos 120 कितना होता है, cos 120 कितना होता है बेटा, cos 120 कितना होता है बेटा, ट्रिग्नो किया है मैथमेटिक्स में, तो यार cos 120 नहीं बता पा रहे, बहुत ही गलत बात है आपकी। चलिए बेटा मैं करवा देता हूँ, आप घर पे ही आना चाहिए वैसे आपको। देखो जब यही नहीं आता तो वेक्टर्स कहाँ से आएंगे, और बेटा cos 120 sin 120 cos 150 sin 50 ये आने चाहिए आपको बहुत अच्छे से। हाँ -1/2 आ जाए, तो देखो बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 आ गया है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी a स्क्वायर लिख दूं क्योंकि a एंड b भी इक्वल मान रखा है मैंने, प्लस 2a स्क्वायर cos ये हो गया -1/2। ये कटिंग करके बताओ क्या बन गया बेटा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके कान से लगाए बेटा, ये -1 है यार, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर नहीं होगा, तो कितना अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर तो क्या रह गया, यही खासियत है आपकी। ओके, और यहाँ पे tan अल्फा कितना बनेगा, चलो पुट कर लेते हैं, b sin 120 अपॉन b cos 120 प्लस a, कुछ यही होता है कि नहीं होता, तो a एंड b को इक्वल पुट कर देंगे, b को a रख देते हैं, और sin 120 कितना होता है बेटा, sin 120 कितना होता है, √3/2 होता है बेटा, और नीचे b और ये अभी निकालना है -1/2 होता है, और ये भी क्या आ गया है, सॉरी a लिख देते हैं, ये आ गया बेटा।
अभी देखो नीचे क्या a माइनस हाफ ए है कि नहीं है, तो नीचे क्या रह जाएगा a/2 रह जाएगा, और ऊपर है √3/2 a, तो a और a भी कैंसिल हो गया, 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, क्या रह गया √3, तो tan अल्फा √3 है, तो अल्फा कितना आ जाएगा यार, ये टिप्स पे होने चाहिए बेटा, 10th में आपको ये वैल्यूज तो सिखाई जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप ग्राफिकली देखना चाहते हो, अगर ये a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है विच इज इक्वल टू a वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा बेटा, इज इक्वल टू a या b मैग्नीट्यूड। ओके, और अगर ये टोटल एंगल 120 है तो ये कितना एंगल हो जाएगा बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, उन्होंने बोला टू न्यूमेरिकली इक्वल फोर्सेस P and T acting at a point produces a resultant force of magnitude P itself, then the angle between two original force is, तो कितना आएगा आंसर इसका 120। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एंगल वाला है, ये क्वेश्चन एंगल वाला है, तो आपने डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, मैंने तो बोला था डॉट प्रोडक्ट वाले, तो क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट दिया हुआ है, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने का कोई मेथड नहीं दिया हुआ हमें। तो ध्यान रखना, ऐसा ना हो एंगल सोच के आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट लगाने लग जाओ, क्योंकि सर ने बोला था एंगल देखना नहीं डॉट प्रोडक्ट लगा देना, लेकिन इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट कल जब हमने किया था बेटा a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा था, तो देखो ये निकालने का मेथड दिया होना चाहिए, तभी लगा सकते हो। x1 x2 y1 y2 z1 z2 दिए होने चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं कि दो इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, जो कि रिजल्टेंट कितना प्रोड्यूस कर रही है, जितना वो दोनों में से एक है। जैसे a और b इक्वल है, तो रिजल्टेंट भी क्या है, जहाँ a के इक्वल है जहाँ b के इक्वल है। तो ये चीज कब पॉसिबल है, अगर दोनों के बीच में एंगल कितना हो बेटा 120, और दोनों से ये इक्वली इंक्लाइंड होगा बेटा। ओके, क्लियर है, लिख लिया बेटा ये सारा कुछ। यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है, वो क्या है देखिए, ये सीधे शॉर्टकट लगते हैं बेटा, बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। एक वेक्टर है a, एक वेक्टर है a, और एक वेक्टर इधर है a, सबके बीच में 120 120 120 डिग्री एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर इससे सोचोगे तब भी बन जाएगा, और अगर ट्रायंगल लॉ से सोचोगे तब भी बन जाएगा, ग्राफिकली भी कर सकते हो इसे। देखो बेटा, सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा कि नहीं होगा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये एंड ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते, देखिए बेटा, इस वेक्टर को अगर हम किसी ना किसी तरीके से शिफ्ट करते हैं, ठीक है बेटा, कुछ ट्रायंगल बन सकता है। ये हमारा एक वेक्टर ये रहा a, ओके, और इस वेक्टर को अगर मैं यहां पे शिफ्ट कर दूं, ये भी a हो गया बेटा, ओके, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, बट ये कंटिन्यूटी में नहीं बन रहे है ना, ओके, इसे इधर को बनाना पड़ेगा, इसको इधर बनाना पड़ेगा, ओके। अभी 120 डिग्री एंगल बनेगा ना, बाहर की तरफ पहले 60 बन गया था, तो एक वेक्टर आपके पास ये रहा, ये वाला एज इट इज बना दिया है, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बेटा, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इधर होगा कि नहीं होगा बेटा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये वाला इसके बिल्कुल देखिए बेटा, यहाँ पे एक वेक्टर लगा हुआ था, बिल्कुल इसके ऑपोजिट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ए दिस इज ए दिस इज ए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 हो जाएगा, ये 120 है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे पड़ जाएंगे दोनों, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो यहाँ से आइडिया लगा सकते हो बेटा। ग्राफिकल वाला कई बार बेटा बन जाए, दिमाग लगेगा तो बन भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, बना लिया कि नहीं बना लिया। तो आपके जब तीन वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स 120 पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका सम क्या होगा 0। ठीक है, इतना याद नहीं रहता है बेटा, बट अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, दिमाग में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एक +2 में बनता है बेटा सीधा,
इवन ग्रेविटेशन वाले में भी बन सकता है। जैसे आपको पता ही है 3 मासेस एक दूसरे को दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं। देखो एक मास यहाँ पे पड़ा हुआ बेटा, दूसरा मास यहाँ पे पड़ा हुआ है और तीसरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? एक मास मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई भी 1 kg मास यहाँ पे रख दिया मैंने। ये वाला मास इसे किस तरफ अट्रैक्ट करेगा? इस तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इक्विलेटरल साइड है, इक्विलेटरल एंगल। और ये वाला इसे इस तरफ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तब आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली तीनों साइड्स इक्वल होंगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप पढ़ चुके हो, G m1 m2 by r। क्लियर होता है? हर वक्त m1 m2 सेम है, हर वक्त r सेम है, तो तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ये भी f है, ये भी f है, ये भी f है। ये एंगल्स कितने बन जाएंगे? 120 बनेंगे, 60 नहीं 120 बनेंगे ना। तो नेट फोर्स ऑन 1 kg क्या होगा? 0। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन जब देखोगे तो कर डालोगे। ठीक है बेटा? बस याद क्या होता है, दिमाग में नहीं रहती ये चीज। वेक्टर्स अभी ताजा किए, आज याद है कि आज ऐसा होता है कि जब 3 इक्वल वेक्टर्स 120 वेक्टर करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? 0। बट अगर लॉजिक से याद रखोगे बेटा तो रह जाएगा याद। ओके, कभी भी आपने 2 से ज्यादा वेक्टर ऐड करने, पहले 2 को ऐड कर लो, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट तीसरे के साथ ऐड कर लो बेटा। ओके, बाकी बेटा अगर छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हो ना आप, ऐसे वेक्टर्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के नोट्स बनाओगे तो याद रह जाते हैं। अगर आप लोग डेली सुबह उठ के इन नोट्स को 2 बार पढ़ लोगे बेटा, जो आज बनाए हैं, तो बेटा 10 दिन बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे ना, दिमाग अपने आप वर्क करके वहां पे ले जाएगा आपको कि ऐसी चीज कुछ पढ़ी हुई है मैंने। ओके, तो अगर बेटा यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला कंप्लीट करना होता, आपने पैरेललोग्राम लॉ, तो क्या कुछ डिफरेंट है पैरेललोग्राम लॉ में? देखो अगर ये ए है, दिस इज बी, दिस इज ए वेक्टर, यहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने बेटा, देखिए ये बी हो गया है, ये मेरा क्या हो गया है? ये हो गया है, और ये मेरा क्या है बेटा? ए प्लस बी है कि नहीं है? अगर आप एनालिटिकल ट्रीटमेंट करना चाहते हो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ये ओ है क्या? ए है, बी है, सी है। बाकी डायग्राम भूल जाओ बेटा, ये वाली देखो वही है जो अभी करके आए हो। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा? सारी डायग्राम सेम है, सारी डेरिवेशन भी सेम बनेगी। तो यहाँ पे भी आर की वैल्यू सेम बनेगी, अल्फा भी आपका सेम आ जाएगा बेटा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। ओके, क्लियर है? तो ये आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, इसके बेस आप क्वेश्चंस करिए बेटा, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। अब नेक्स्ट जो आता है सब्ट्रैक्शन। क्या सब्ट्रैक्शन टफ है? बिल्कुल भी नहीं। एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब जैसे बेटा 2 वेक्टर्स है मेरे पास, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है मेरे को, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ए वेक्टर में मुझे ऐड करना है नेगेटिव बी वेक्टर, लिख सकता हूं ना? तो देखो बेटा, अगर ये ए वेक्टर था, ये है बी वेक्टर, मुझे ए प्लस बी नहीं करना, मुझे क्या करना? ए प्लस माइनस बी। तो पहले यहाँ पे माइनस बी वेक्टर बना ले। माइनस बी वेक्टर क्या होगा? बिल्कुल इसके ऑपोजिट नेगेटिव वेक्टर, माइनस बी वेक्टर ये हो गया। अभी देखो बेटा, इसको भूल जाते हैं, इसको याद रखो, ए माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ होगा बेटा? ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो दिस इज ए प्लस माइनस बी, और यू कैन से ए माइनस बी। तो अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल थीटा था, ए और माइनस बी में कितना हो जाएगा बेटा? 180 माइनस। सो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस। तो बस यहाँ पे माइनस 2ab आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे आप दूसरे केस में tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो अगर आप पैरेललोग्राम में देखोगे, ये ए वेक्टर था, ये मेरा बी वेक्टर था, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, तो मेरा ये डायगोनल क्या बता रहा था बेटा? ए प्लस बी बता रहा था। अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? ये इधर होगा, ये माइनस बी हो गया है, तो इधर भी यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
ये माइनस बी है, ये भी माइनस बी है, ये ए है और ये भी ए हो जाएगा। तो अभी देखिए बेटा, बी ये रहा और ए ये रहा, पर ये माइनस बी ये रहा और ये ए रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? सेम ही है, उसके जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ओके, तो इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर एक डायगोनल सम बता रहा है तो दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन बता रहा है, तो समझ आई बात? एक डायगोनल एडिशन बता रहा था, ये एक तरह से इसका दूसरा डायगोनल ही हो गया कि नहीं हो गया बेटा? इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया बेटा आपका। ठीक है, छोटे वाला डायगोनल जो होगा वो हमें क्या बताएगा, और जो बड़े वाला होगा वो एडिशन। ठीक है बेटा, तो यही है एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें क्वेश्चंस कर लो आप, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में मंडे को पूछ सकते हैं बेटा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस करो बेटा। ये चीज के जब क्वेश्चंस आज जाके करोगे ना, 10-12 क्वेश्चन करोगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगी चीजें। ओके, एक चीज ध्यान रखनी होती है, जैसे ए वेक्टर है बेटा 3i + 4j और बी वेक्टर है 2i + 5k। सिंपल सीधे वेक्टर दिए हुए हैं। यहाँ पे तो क्या होगा, इस केस में मैग्नीट्यूड दिया होगा, एंगल दिया होगा, तो आप ये मेथड लगा लोगे। अगर इस तरह से दिया हुआ है और आपने a + b करना है तो क्या होगा, i वाला i वाले के साथ ऐड करना है बेटा, j वाला j वाले के साथ और k वाला k वाले। तो ये तो इजी है। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए, अगर ये a वेक्टर है, ये है b वेक्टर, ये एंगल दे दिया थीटा, आपने a + b करना है तो कैसे करोगे? देखो, मतलब एक और मेथड बता रहा हूं मैं। अगर मैं इस a को रिजॉल्व कर लूं बेटा, तो a का इस तरफ कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा ना cos थीटा, b की डायरेक्शन में आएगा, और इधर क्या आ जाएगा a। तो यहाँ पे a + b क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा a cos थीटा + b i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ये मेरी i डायरेक्शन ले ली मैंने, ये मेरी j डायरेक्शन ले ली। ठीक है बेटा, समझ आएगी नहीं बात है? अरे प्लस बी कैसे होगा बेटा? देखो, आई डायरेक्शन में कौन सा, एक a cos थीटा है, b तो पहले ही आई डायरेक्शन में था, तो मतलब वही किया बेटा, x वाला x वाले के साथ ऐड कर दिया, y वाला y वाले के साथ। अब b को तो नहीं y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते, क्योंकि b सारा का सारा क्या है बेटा, x के अलॉन्ग है। किसी भी वेक्टर का उसके 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होता है, गिवन वेक्टर का उसके 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। a cos 90 कितना होगा, 0। ओके, वो ऊपर वाले सिंपल सी चीजें बेटा, इनमें मत कंफ्यूज हो जाना कि ये सर ने क्या लिख दिया, ये तो मैंने जस्ट ऐसी शॉर्टकट से बता दिया आपको। बट मेन थिंग इज दिस, जो इससे पहले डिस्कस किया हमने। ओके, इससे भी सॉल्व करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो यही चीज बन जाएगी बेटा। ठीक है, ये रिजॉल्व करके ऐड किया मैंने क्या किया, सभी कंपोनेंट जो वेक्टर्स थे उनको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, उनके कंपोनेंट x में निकाल लिए, y में निकाल लिए, j में निकाल लिए, और फिर x वाला x वाले का दोनों वेक्टर्स, तीनों वेक्टर्स के x अलग ऐड कर दिए, उनके साथ i कैप लिख दिया, y वाले सारे ऐड करके उनके साथ j कैप लिख दिया, ऐसे ही k वाले ऐड करके उनके g वाले ऐड करके उनके साथ k कैप लिख दिया। क्लियर है? ओके, क्या बेटा, ये वाला a - b का बेटा क्या हो गया, सारी कहानी खत्म कर दी, अभी तो फिर वही पहुंच गया बेटा। अगर a एंड b में थीटा एंगल है तो a एंड -b में 180 तो फॉर्मूला में यहाँ पे cos थीटा लिखा था, यहाँ पे cos 180 - थीटा लिखा। तो बेटा ये आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके।